क्या आपको अंदाजा है कि आपकी थाली में जो अहम 1 किलो चावल होता है, उसे उगाने के लिए लगभग 3 से 5 हज़ार लीटर पानी लग जाता है? ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। भविष्य के इंजीनियर्स का स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट बूस्ट चैनल के इस नए और गहन विश्लेषण में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और इस विषय की गहराई वाकई चौंकाने वाली है। हाँ, तो आज हम खेतों और फसलों की बात करने वाले हैं, लेकिन एक किसान के नज़रिए से नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक इंजीनियर के चश्मे से। आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के उन नोट्स और डिज़ाइन की गहराइयों में उतर रहे हैं, जो ये बताते हैं कि सिंचाई सिर्फ खेतों में पाइप लगाकर पानी छोड़ना नहीं है। ये मतलब एक बहुत ही जटिल गणितीय और लॉजिस्टिकल प्रक्रिया है, जहां नदी से लेकर पौधों की जड़ों तक हर एक बूंद का हिसाब रखा जाता है। सही कहा आपने। ये एक तरह का युद्ध है, क्योंकि पानी हमारे पास बहुत सीमित है और मांग अगर देखा जाए तो लगभग असीमित है। एक सिविल इंजीनियर के तौर पर हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल करके बड़े-बड़े बांध बनाना नहीं है। हमारी असली जिम्मेदारी उस बांध से निकलने वाले पानी का सटीक मैनेजमेंट करना है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में एक भी गणना गलत हुई तो हजारों हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो सकती हैं। और यही बात एक इंजीनियर की भूमिका को इतना रोमांचक बनाती है। तो चलिए पानी के सफर को एकदम शुरुआत से समझते हैं, मतलब मौसम की लड़ाई और पानी के बैंक से। जब हम फसलों की बात करते हैं तो हमारे सामने मुख्य रूप से खरीफ और रबी की फसलों के बीच का अंतर आता है। खरीफ मॉनसून की फसल है, जिसे बहुत गर्मी और पानी चाहिए, जैसे मक्का या चावल। और रबी सर्दियों की फसल है, जैसे गेहूं, जो बारिश पर ज्यादा निर्भर नहीं है। एकदम सही। और यहीं से पानी का गणित शुरू होता है। मौसम तो एक कारक है ही, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा अंतर पानी की कुल खपत का है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो खरीफ की फसलों को रबी की तुलना में करीब 2 से 3 गुना ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अब जरा सोचिए, जब मानसून की शुरुआत में खरीफ की बुआई होती है तो पानी की मांग अचानक से आसमान छूने लगती है। और हम इस भारी मांग के लिए सिर्फ बारिश के भरोसे तो नहीं बैठ सकते हैं ना। बिल्कुल नहीं। बारिश का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। इसीलिए हमें पानी को जमा करने के लिए रिजर्वायर यानी विशाल जलाशयों की जरूरत पड़ती है। तो यहीं पर रिजर्वायर स्टोरेज का हमारा पहला बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। आमतौर पर जब हम कोई बांध देखते हैं तो लगता है कि सारा का सारा पानी हमारे इस्तेमाल के लिए ही है, लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि ग्रॉस स्टोरेज के कई हिस्से होते हैं। सबसे नीचे डेड स्टोरेज, जो कुल क्षमता का लगभग 10% होता है, और उसके ऊपर लाइव स्टोरेज। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं, मतलब क्या हम कह सकते हैं कि लाइव स्टोरेज हमारा बैंक का चेकिंग अकाउंट है, जिसे हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेड स्टोरेज वो मिनिमम बैलेंस है जिसे बैंक हमें कभी छूने नहीं देता, ताकि अकाउंट बचा रहे। अरे वाह, ये बैंक वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। बैंक का मिनिमम बैलेंस अकाउंट को एक्टिव रखता है, लेकिन बांध के मामले में ये डेड स्टोरेज छोड़ने का एक बहुत ही जमीनी कारण है। आप देखिए, नदियां सिर्फ साफ पानी नहीं लाती, वे अपने साथ भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट बहा कर लाती हैं। अच्छा, तो वो सिल्ट बांध के नीचे जमा होती है। हाँ बिल्कुल, समय के साथ ये सिल्ट बांध के बिल्कुल निचले हिस्से में यानी रिवर बेड लेवल के पास जमा होने लगती है। अगर हम इस निचले हिस्से का पानी सिंचाई अपन बिजली के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे सारे पाइप और टरबाइन इस गाद से चोक हो जाएंगे। ओ, मैं समझ गई। मतलब हम जानबूझकर नीचे का 10% हिस्सा उस सिल्ट को भरने के लिए छोड़ देते हैं। एकदम सही। और डेड स्टोरेज के ऊपर का जो पानी है उसे हम यूजफुल स्टोरेज कहते हैं। और जब बाढ़ आती है तो एक्स्ट्रा पानी को सरचार्ज स्टोरेज कहा जाता है। इन सब को मिलाकर हम इफेक्टिव स्टोरेज निकालते हैं। तो अब जब हमारे पास हमारा वाटर बैंक है और हमें पता है कि पानी कहाँ है, तो अगला कदम ये है कि पानी कितने समय तक और कितनी मात्रा में देना है। यहाँ हमारे सामने दो शब्द आते हैं, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड। हाँ, और इन दोनों के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म है। क्रॉप पीरियड का मतलब है बीज बोने से लेकर फसल काटने तक का पूरा समय। ये पूरी तरह से एक किसान का नजरिया है। और इंजीनियर का नजरिया क्या है? इंजीनियर को पानी के वॉल्व से मतलब है। बेस पीरियड वो समय है जो पहली सिंचाई से शुरू होता है और कटाई से ठीक पहले वाली आखिरी सिंचाई पर खत्म होता है। इसीलिए क्रॉप पीरियड हमेशा बेस पीरियड से बड़ा होता है, क्योंकि बीज बोते ही किसान पानी नहीं डालता और न ही आखिरी सिंचाई के तुरंत बाद फसल काटता है। एकदम तार्किक बात है। खैर, ये तो समय की बात हो गई। अब पानी की मात्रा पर आते हैं, जहां ड्यूटी और डेल्टा का कॉन्सेप्ट आता है।
ड्यूटी एक तरह से पानी की ताकत है जो बताती है कि 1 क्यूमेक पानी बेस पीरियड में कितने हेक्टेयर जमीन सींच सकता है, और डेल्टा पानी की कुल गहराई है। बिल्कुल, डेल्टा को हम सेंटीमीटर या मीटर में मापते हैं और इन दोनों को जोड़ने वाला एक जादुई फॉर्मूला है। डेल्टा बराबर 8.64 गुणा बेस पीरियड बटा ड्यूटी। हाँ, ये फॉर्मूला नोट्स में बहुत प्रमुखता से है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प है। हम पानी को वॉल्यूम या लीटर में मापने के बजाय सेंटीमीटर गहराई यानी डेल्टा में क्यों मापते हैं? क्या ये किसानों के लिए इसे समझना आसान बनाने का तरीका है? नहीं, ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग और बॉटनी का कारण है। दरअसल एक पौधे को जिंदा रहने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने खेत में कितने लीटर पानी डाला। उसे फर्क पड़ता है अपनी जड़ों की गहराई से, जिसे हम रूट जोन कहते हैं। हर फसल की जड़ों की गहराई अलग होती है। अच्छा, तो डेल्टा सीधा जड़ों की गहराई से जुड़ा है? एकदम। डेल्टा हमें बताता है कि पानी को मिट्टी में किस गहराई तक बनाए रखना है। उदाहरण के लिए चावल की जड़ों को पानी में डूबे रहना पसंद है, इसलिए चावल का डेल्टा 120 सेंटीमीटर होता है, जबकि गेहूं का डेल्टा केवल 40 सेंटीमीटर है। सच में, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, अगर आप चावल के खेत में पानी लीटर के हिसाब से डाल दें और वो एक बड़े इलाके में फैलकर सिर्फ 2 सेंटीमीटर गहरा रह जाए, तो लाखों लीटर पानी डालने के बावजूद चावल की फसल सूख जाएगी। ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत सी चीजें साफ कर देता है। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया, गहराई आ गई, लेकिन पानी कोई जादू से तो खेत में नहीं पहुंच जाएगा ना, है ना? उसे नदी से निकालकर खेत तक एक लंबा सफर तय करना होता है। मेन कनाल, फिर ब्रांच कनाल, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी और अंत में वाटर कोर्स से होते हुए खेत तक। और इसी लंबे सफर में इंजीनियरिंग का असली टेस्ट होता है। यहीं हमें ड्यूटी का पैराडॉक्स देखने को मिलता है। मतलब जैसे जैसे पानी नदी से खेत की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी ड्यूटी यानी जमीन सींचने की क्षमता लगातार बढ़ती जाती है। रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। पानी तो रास्ते भर कम हो रहा है ना, फिर उसकी क्षमता कैसे बढ़ रही है? क्या मैं इसकी तुलना हमारे घर के वाईफाई राउटर या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कर सकती हूँ? ये एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है, जरा इसे समझाइए। रास्ते में ट्रांसमिशन लॉस होता है। नदी के पास अगर मैं 1 क्यूमेक पानी छोड़ती हूँ, तो मुझे पता है कि रास्ते में बहुत सारा पानी भाप बन जाएगा या मिट्टी में रिस जाएगा, इसलिए वहां उस पानी की ड्यूटी कम हुए। लेकिन जब पानी खेत के एकदम मुहाने तक पहुंच जाता है, तब रास्ते के सारे नुकसान हो चुके होते हैं। अब वहां जो 1 क्यूमेक पानी है वो सीधे खेत में जाएगा। वहां उस पानी की कीमत और क्षमता सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। खेत के पास अब और कोई कन्वेंस लॉस नहीं होना है, इसीलिए ड्यूटी सबसे ज्यादा होती है। और हाँ, इस ड्यूटी को कुछ और चीजें भी प्रभावित करती हैं, जैसे कि टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब जमीन की बनावट। हाँ, समतल जमीन पर पानी एक समान बहता है तो नुकसान कम होता है और ड्यूटी बढ़ जाती है। वहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन पर पानी गड्ढों में भरकर बर्बाद होता है। इसके अलावा जलवायु भी बहुत असर डालती है। तेज हवा या गर्मी में वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो ड्यूटी अपने आप कम हो जाएगी। इसीलिए हम पूरे इलाके का एक साथ डिजाइन नहीं करते, है ना? हम कमांड एरिया का इस्तेमाल करते हैं, ग्रॉस कमांड एरिया और फिर कल्चरेबल कमांड एरिया। बिल्कुल, ग्रॉस एरिया वो पूरी जमीन है जहां तक नहर का पानी जा सकता है, लेकिन उसमें सड़कें, गांव या बंजर जमीन भी हो सकती है। जो हिस्सा वास्तव में खेती के लायक है, सिर्फ उसे हम कल्चरेबल कमांड एरिया या CCA कहते हैं। और इसी CCA पर हम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालते हैं। यहाँ मुझे एक आंकड़ा देखकर बहुत हैरानी हुई। इंटेंसिटी 100% से भी ज्यादा हो सकती है। ये कैसे संभव है? ये समय का खेल है। मान लीजिए आपके पास 100 हेक्टेयर CCA है। सर्दियों में आपने 75 हेक्टेयर पर रबी की फसल लगाई, तो रबी की इंटेंसिटी 75% हो गई। गर्मियों में आपने उसी जमीन पर 50 हेक्टेयर में खरीफ की फसल लगा दी, तो खरीफ की इंटेंसिटी 50% हो गई। मैं समझ गई। मतलब साल के अंत में अगर मैं जोड़ूं तो 75 और 50 मिलाकर 125% हो गया। जमीन वही है, बस मौसम बदल गए। एकदम सही। और नहर का डिजाइन डिस्चार्ज निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि किस मौसम में पानी की मांग सबसे ज्यादा है। अलग अलग मौसम की फसलों के लिए हम अधिकतम वैल्यू लेते हैं, लेकिन अगर एक ही मौसम में 2 फसलें हैं तो हम उनके डिस्चार्ज को जोड़ देते हैं। ये तो लॉजिस्टिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए, अब नहर से पानी खेत तक पहुंच गया है। अब जमीनी स्तर पर क्या तकनीकें अपनाई जाती हैं? यहां से किसान और इंजीनियर की साझेदारी शुरू होती है। सबसे पहले आता है पैलियो इरिगेशन। ये बीज बोने से भी पहले किया जाता है ताकि सूखी जमीन को नरम किया जा सके। और फिर आती है कोर वाटरिंग।
मैंने पढ़ा है कि ये बहुत क्रिटिकल होती है। बिल्कुल। जब पौधा कुछ सेंटीमीटर का होता है तब उसे सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसे ही कोर वाटरिंग कहते हैं। अगर इस समय पानी नहीं मिला तो पैदावार बुरी तरह गिर सकती है। चावल के लिए कोर डेप्थ 19 सेंटीमीटर और गेहूं के लिए 13.5 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हमारे नोट्स का सबसे जटिल हिस्सा आता है इरिगेशन एफिशिएंसीज, मतलब दक्षता, जो ये मापती है कि रास्ते में कितना पानी बर्बाद हुआ। कन्वेंस एफिशिएंसी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, स्टोरेज एफिशिएंसी। हाँ, ये एफिशिएंसीज हमें बताती हैं कि सिस्टम कितना कारगर है और इसी से हम पानी की अलग-अलग आवश्यकताएं निकालते हैं। जैसे सबसे पहले CIR यानी कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। मतलब वो पानी जो पौधे को वाष्पीकरण और विकास के लिए चाहिए, लेकिन इसमें से हम इफेक्टिव रेनफॉल को घटा देते हैं ना। बिल्कुल। जो पानी बारिश से मिल गया वो हमें नहर से देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है NIR यानी नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसमें हम CIR में लीचिंग और पैलियो इरिगेशन का पानी जोड़ देते हैं। हाँ, और फिर FIR यानी फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसके लिए हम NIR को एप्लीकेशन एफिशिएंसी से भाग देते हैं। और आखिर में GIR यानी ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जहां कन्वेंस एफिशिएंसी का इस्तेमाल होता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बनता है, GIR हमेशा बड़ा होता है FIR से, जो बड़ा होता है NIR से, और वो बड़ा होता है CIR से। एकदम सही सीक्वेंस है। लेकिन मैं सोच रही थी इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि GIR सबसे बड़ी वैल्यू है। मतलब पौधों को वास्तव में जो CIR चाहिए उसके मुकाबले हमें सोर्स से बहुत ज्यादा पानी छोड़ना पड़ रहा है। ये तो एक ऐसे पाइप से पौधों को पानी देने जैसा है जो पूरी तरह लीक हो रहा हो। हम इतना पानी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये कोई जानबूझकर की गई बर्बादी नहीं है। ये कन्वेंस और एप्लीकेशन लॉस की हकीकत है। अब मिट्टी की बनी 100 किलोमीटर लंबी खुली नहर को पूरी तरह वाटर टाइट नहीं कर सकते। पानी तो मिट्टी में रिसेगा ही और तेज धूप में भाप भी बनेगा। आप इसे शून्य नहीं कर सकते, बस बेहतर डिजाइन से कम कर सकते हैं। ये बहुत ही आंखें खोलिए माने बात है। आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ कंक्रीट का खेल नहीं है। ये बारिश की अनिश्चितता, मौसम और वाष्पीकरण जैसी प्राकृतिक शक्तियों को गणित और एफिशिएंसी के फॉर्मूलों में बांधने की कला है, ताकि दुनिया की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल। छात्रों को ये याद रखना होगा कि ड्यूटी और डेल्टा सिर्फ परीक्षा के सवाल नहीं है। ये वो टूल्स हैं जो तय करते हैं कि किसी गांव में सूखा पड़ेगा या अच्छी फसल होगी। अगर भविष्य में स्मार्ट पाइप्स और सेंसर आधारित ड्रिप इरिगेशन तकनीक इतनी एडवांस हो जाएं कि कन्वेंस और एप्लीकेशन लॉस पूरी तरह शून्य हो जाएं, पानी की एक बूंद भी बर्बाद ना हो, तो क्या हमारी मौजूदा नहरों के डिजाइन और ड्यूटी के ये पुराने कॉन्सेप्ट पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएंगे? क्या भविष्य के इंजीनियरों को इरिगेशन इंजीनियरिंग की ये किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी? इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए।